दादर स्थित शिवाजी पार्क में रविवार सुबह बाल ठाकरे के शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जबकि शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठाकरे की मौत के बाद से पूरे मुंबई में दुख की लहर दौड़ गई है। मुंबई के कई इलाकों में दुकानों को बंद किया गया। वहीं मातोश्री के बाहर हजारों की तादाद में शिव सैनिक जुट गए हैं और बाल ठाकरे का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। कांग्रेस और भाजपा ने उनकी मौत पर दुख जताते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। बाल ठाकरे के निधन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शोक जताया और भाजपा के साथ रखे गए डिनर को कैंसिल कर दिया। शनिवार दोपहर दक्षिण दिल्ली का छतरपुर इलाका, जहां के एक फार्म हाउस में चलती है गोलियां, और जब गोलियों की आवाज मन पड़ी तो मिलती है 2 भाइयों की लाश, जिनमें से एक का नाम पोंटी चड्ढा है। पोंटी चड्ढा लीकर किंग और उत्तर प्रदेश के बड़े व्यवसायियों में से एक, और उसके भाई हरप्रीत की तब तक मौत हो चुकी थी और दोनों के सुरक्षा कर्मी अपनी जिंदगी और मौत की जंग अभी भी दक्षिण दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में लड़ रहे हैं। अपने फार्म हाउस में पोंटी चड्ढा अपने भाई हरप्रीत चड्ढा के साथ मीटिंग कर रहे थे। के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी खामोशी छा गई। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित वेब सिनेमा व अन्य प्रतिष्ठानों को पोंटी चड्ढा की मौत के बाद बंद कर दिया गया। वीकेंड पर हमेशा की तरह आज भी लोग कौशाम्बी के वेब सिनेमा फिल्म देखने पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि पोंटी चड्ढा की मौत के चलते मॉल व मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया है, जिस पर लोग मायूसी के साथ वापस लौटने को मजबूर हो गए। यही नहीं, जो लोग थिएटर के अंदर मौजूद थे उन्हें भी सिनेमा का प्रसारण रोककर बाहर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के चर्चित अंबेडकर स्मारक घोटालों में जांच एजेंसी ईडब्ल्यू कर सकती है कई तथाकथित आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी। ईडब्ल्यूओ जांच में सहायता न करने के कारण इन आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करेगी। माया सरकार के स्मारक घोटालों में आरोपी कई अधिकारियों के खिलाफ जांच एजेंसी वारंट हासिल कर सकती है। इसमें पूर्व पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता और इस समय बसपा से विधायक त्रिभुवन राम का भी नाम शामिल है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने लगभग 200 और लोगों से पूछताछ करने की तैयारी भी कर ली है। इसमें कई ठेकेदार और सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ईडब्ल्यूओ ने अब तक 125 लोगों का दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट पर विदेशी बाजारों में जमने के लिए घूस देने का आरोप लगा है। जिन बाजारों पर आरोप लगे हैं उनमें भारत भी शामिल है। यानी भारत में जमने के लॉबिंग के मद्देनजर वॉलमार्ट की तरफ से रिश्वत दी गई है, लेकिन रिश्वत किसे और कितनी दी गई है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि वॉलमार्ट ने इसी साल मार्च में इन आरोपों की अपने स्तर पर जांच शुरू की थी। रिश्वत का सबसे पहला मामला सामने आया था मैक्सिको में। उसके बाद वॉलमार्ट ब्राजील, चीन और अब भारत तक फैल गया। अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी अमेरिकी कंपनी अपने बिजनेस के लिए विदेश में सरकारी अफसरों को घूस नहीं दे सकती, लेकिन रिश्वत के इन आरोपों से हड़कंप मच गया है। भारत में कारोबार करने के लिए वॉलमार्ट ने सुनील मित्तल की भारतीय इंटरप्राइजेस के साथ गठजोड़ किया है। अगर रिश्वत की बात सही साबित होती है तो इसकी आज भारतीय इंटरप्राइजेस तक भी पहुंचेगी। वॉलमार्ट ने इल्जाम लगाया है कि उसको अपने यहाँ रिटेल चेन खोलने के लिए रिश्वत मांगी गई। ये गंभीर विषय है और इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये वॉलमार्ट लाना देश के हित में है या कुछ लोगों की जेब भरने के हित में। और जिस तरह का इल्जाम वॉलमार्ट ने लगाया है ये बहुत गंभीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले की जांच की मांग करती है।
उत्तराखंड ने टिहरी के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर अपना दावा ठोकते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सरकार ने यूपी की हिस्सेदारी खत्म करने की मांग की है। राज्य सरकार की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका में मांग की गई है कि इस प्रोजेक्ट के 25% हिस्से के मालिकाना हक को यूपी से लेकर उत्तराखंड को दिया जाए। इसके लिए उत्तराखंड इस प्रोजेक्ट पर यूपी की तरफ से खर्च किए गए अब तक के 923.88 करोड़ रुपए यूपी को वापस करने के लिए भी तैयार है। उत्तराखंड की तरफ से अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में ये भी मांग की गई है कि विवाद के निपटारे तक यूपी के इस 25% हिस्से पर यूपी की तरफ से किसी भी तरह के निवेश, रहन, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी जाए। साथ ही इस हिस्से में यूपी को मिलने वाले विद्युत उत्पादन और फायदे पर भी रोक लगाई जाए। उत्तराखंड का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के पुनर्वास का पूरा भार उत्तराखंड उठा रहा है, जबकि इस प्रोजेक्ट से होने वाला फायदा उत्तर प्रदेश उठा रहा है। इस प्रोजेक्ट का पंजीकृत दफ्तर भी ऋषिकेश में है। ऐसे में उत्तराखंड ने इस प्रोजेक्ट में अपना हक जताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की। गाजियाबाद में राहुल नाम के एक स्टूडेंट की उसके ही दोस्त ने गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या की वजह बने वो रुपए जो राहुल के पिता को रिटायरमेंट के बाद मिले थे। हत्या के बाद हत्यारों ने उसके पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। सियानी गेट के सेवानगर में रहने वाले 9वीं कक्षा के छात्र राहुल को उसके दोस्त मोहित उर्फ बाला यादव ने अपने चाचा अरविंद यादव की मदद से 22 अक्टूबर को अगवा किया था। उसके बाद कविनगर थाना क्षेत्र में ले जाकर राहुल की हत्या कर दी गई। इसके बाद मोहित राहुल के पिता के मोबाइल पर एसएमएस कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगा। यही नहीं, वो बाकायदा राहुल के परिजनों से घुल मिलकर राहुल को तलाशने का नाटक भी रचता रहा। पुलिस ने हत्यारोपी चाचा और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वो चाकू भी बरामद कर लिया है जिससे हत्या की गई थी। इसके अलावा वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है जिससे एसएमएस कर फिरौती की मांग की गई थी। ग्रेटर नोएडा में दादरी रेलवे स्टेशन के पास एक EMU ट्रेन ट्रैक से उतर गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए और हावड़ा रोड कई घंटे तक प्रभावित रहा। देवरिया जिले में छात्रवृत्ति घोटाले का मामला सामने आया है। छात्रवृत्ति घोटाले में तकरीबन 1,42,560 रुपए हजम किए गए। ये घोटाला देवरिया जिले के भलुआनी थाना क्षेत्र के सोनिया देवी आदर्श बालिका लघु माध्यमिक विद्यालय में हुआ। यह मामला प्रकाश में तब आया जब शिकायतकर्ता रामविलास ने सूचना के अधिकार के तहत छात्रवृत्ति का विवरण मांगा तो घोटाले की सारी तस्वीरें साफ हो गई। मामले की जांच करने आए अधिकारी ने स्वीकार किया कि यह गोलमाल का मामला है। इस घोटाले में प्रधान और सेक्रेटरी की भी मिलीभगत है। बदायूं पुलिस ने एक ट्रक लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया, जिनके पास से लूट का एक ट्रक भी बरामद किया है। इस गिरोह के 2 सदस्य मौके से फरार हो गए। दरअसल बदायूं के फैजियां थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध ट्रक दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसको रोकना चाहा तो ट्रक स्पीड से आगे बढ़ गया। पुलिस ने पीछा करके ट्रक पकड़ा, जिसके बाद ये आरोपी पुलिस गिरफ्त में आए। पुलिस की माने तो पकड़े गए 2 आरोपी अलाउद्दीन और खेमचंद अंतर्राज्यीय ट्रक लुटेरे हैं। फिर से सूचना मिली थी कि इस तरह से एक लूट का ट्रक जो लुटेरे हैं वो लेकर जा रहे हैं, जो कि संभल की तरफ जा रहे हैं। उस पर जो है उन्होंने अपनी टीम लगाई। जब टीम लगाई तो तुरंत जो है ये लोग उस टीम को देखकर भाग खड़े हुए। उसमें 2 लोग अरेस्ट हुए। इस गिरोह ने पिछले 3 महीने में 8 ट्रक चोरी किए और बेच दिए। अब पुलिस का कहना है कि गिरोह के बाकी सदस्य जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से लड़ने के लिए विभागीय अधिकारियों को सचेत किया है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले संक्रमण काल में कोई भी बच्चा दिमागी बुखार यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित पाया गया तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दिमागी बुखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जिलों में संक्रमण काल शुरू होने से पहले रोकथाम के लिए 30 नवंबर तक एक
अंतर विभागीय कार्य योजना बनाकर स्वास्थ्य विभाग के पास जमा करा दिया जाए, जिसकी प्रगति की हर माह निर्धारित माइलस्टोन के आधार पर समीक्षा की जाए। समीक्षा के लिए नियमित रूप से मुख्य सचिव स्तर पर बैठक आयोजित करें। साल की जो भी कमियां दृष्टिगत हुई उनको मद्देनजर रखते हुए लिस्ट करें और उनको उनके माइलस्टोन्स तय करें कि क्या क्या कार्रवाई उनको करनी है, किस किस तिथि तक करनी है, ताकि मासिक बैठक में हम इसको रिव्यू कर सकें कि वो सारी तैयारियां जुलाई 2013 से पहले हम अवश्य कर लें, ताकि अगले साल जब फिर से बरसात के बाद में इस जेई और एईएस एंसेफेलाइटिस की जो बीमारी है उसका जो सीजन जिसे कहना चाहिए जब आए तो हम पूरी तरह से तैयार हों उससे कॉम्बैट करने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से ग्रस्त विकलांग बच्चों के इलाज और पुनर्वास के लिए अधिकारियों की बैठक कराई जाए। यूपी के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा में आई खामियों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी ही इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। एक स्वयंसेवी संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्य सचिव उस्मानी ने माना कि पिछले 2-3 दशकों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर कमजोर हुआ है। हालांकि उन्होंने इसे जल्दी ही दुरुस्त करने की बात भी कही। लखनऊ के निशातगंज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे श्री उस्मानी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूलों में कई तरह की खामियां सामने आई हैं, जिनका असर शिक्षा पर भी पड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा पर पड़े इस असर के बारे में जल्दी ही ठोस कदम उठाएगी और व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयत्न करेगी। पूर्णानंद तिवारी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। 2 महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा। इन दोनों महत्वपूर्ण सेक्टर्स में ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ये संस्थान बहुत अच्छे काम करेगा। लखनऊ रहने वाले लोग आगे बढ़कर इस संस्थान को सहायता देंगे और अधिक सक्षम बनाएंगे इन अच्छे कामों को और बड़े स्केल पे करने, रेप्लिकेट करने के लिए, स्केल अप करने के लिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने अपने शैक्षणिक अनुभवों का हवाला भी दिया और कहा कि जल्दी ही यूपी में प्राथमिक शिक्षा के हालात बदले नजर आएंगे। इलाहाबाद में एक बुजुर्ग दंपति को गोली मारकर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। दोनों की लाश उनके घर में ही पाई गई। आशंका है कि इस बेऔलाद बुजुर्ग दंपति का कत्ल उनके ही रिश्तेदार ने जायदाद की लालच में किया है। पुलिस बुजुर्ग के भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इलाहाबाद के गंगापार नवाबगंज इलाके में सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब जमींदार राम बुलर और उनकी पत्नी कैलाशपति की खून से सनी लाश उनके ही घर में पाई गई। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, साथ ही गोलियां भी मारी गई थी। करीब 70 साल के राम बुलर की गिनती इलाके में बड़े किसानों में होती है। इनके पास काफी जमीन जायदाद थी, लेकिन ये बुजुर्ग दंपति बेऔलाद थे। राम बुलर की 5 बीघा जमीन पर उनके ही भतीजे ने कब्जा किया हुआ था। इसे लेकर दोनों में कई बार विवाद हुआ था और पिछले ही सप्ताह पंचायत भी हुई थी। पुलिस को आशंका है कि बुजुर्ग दंपति को उन्हीं के किसी करीबी रिश्तेदार ने संपत्ति की लालच में कत्ल किया है। नेपाल सीमा से सटा सिद्धार्थनगर जनपद तस्करों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। जवानों की उदासीनता के चलते अवैध अनाज और हथियारों समेत जाली नोटों की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। हाल के दिनों में हुई बरामदगी और वारदातों ने इस बात पर मुहर लगा दी है। बावजूद इसके सीमा पर तैनात जवान सीमा पर तस्करी रोकने में असक्षम साबित हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि हाल के दिनों में इसी सीमा से सटे डुमरियागंज स्टेट बैंक में जाली नोटों का जखीरा बरामद हुआ था और 2 लोग भी गिरफ्तार हुए थे। कुछ दिन पहले कानपुर में जो जाली नोट कांड का पर्दाफाश हुआ उसे भी इसी सीमा से जोड़कर देखा जा रहा है। बावजूद इसके सीमा पर लगी सुरक्षा एजेंसियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रहे हैं। दिन के उजाले में ही अनाज की बोरियां धड़ल्ले से इस पार से उस पार होती हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात यह रहती है कि सुरक्षा में लगे जवान यह चेक करने की जहमत नहीं उठाते उनमें अनाज है या फिर जाली नोट। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि डुमरियागंज जाली नोट कांड सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही का ही नतीजा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव भले ही लाख दावे करें कि सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री के दावों को झोलाछाप डॉक्टर हवा हवाई साबित कर रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां झोलाछाप डॉक्टर धड़ल्ले से लोगों